मेरा दिमाग मजीद चकरा गया। या खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बगैर शादी के दुल्हन मिल गई और वो बगैर निकाह के तलाक मांग रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी कोई बच्चा भागता हुआ आएगा और मुझे अब्बू अब्बू कहते हुए चिमट जाएगा। मुझे यकदम फहमी से खौफ आने लगा। तथा तुम हो कौन और चाहती क्या हो? वो तेजी से उठी और मेरे सर पर पहुंच गई। मैं समझा शायद मारने आई है, लेकिन वो मेरे करीब आकर तन कर खड़ी हो गई। इसके अंदर से लग रहा था कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो अब की बार वो मुझे न सिर्फ पुलिस के हवाले भी करेगी, बल्कि मुझे इंसान से बंदर बनवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसने कुछ देर मुझे घूरा, फिर बोली, ज्यादा तफसील मैं जरूरी नहीं समझती, तहम तुम्हें थोड़ी बहुत बात बता देती हूँ। असल में मुझे अपने क्लास फेलो शाहरुख से बहुत मोहब्बत है। हम दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली। मेरी माँ फौत हो चुकी है और मुझे डैडी ने ही पाला पोसा है। डैडी को इस बात की सख्त नाराजगी थी कि मैंने इनसे पूछे बगैर क्यों शादी की है। हम दोनों डैडी के डर से कुछ अरसे के लिए हांगकांग चले गए। वहाँ किसी बात पर मेरा और शाहरुख का झगड़ा हो गया और इसने गुस्से में दोस्तों के सामने मुझे 3 दफा तलाक दे दी। बाद में इसे एहसास हुआ कि इससे कितनी बड़ी गलती सरजद हो गई है। मेरी भी ख्वाहिश है कि हम फिर से एक हो जाएं, लेकिन मसला ये है कि मजहब की रूह से अब मैं हलाला किए बगैर शाहरुख से दोबारा शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी और शाहरुख की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। अगर शाहरुख की टेंड, मेरा मतलब है सर के बाल साफ करवा दिए जाएं तो शायद कोई भी नहीं पहचान सकता कि दोनों में से तुम कौन हो और शाहरुख कौन। मैंने जब तुम्हें पहली मर्तबा सड़क क्रॉस करते देखा था तो यही समझी थी कि तुम शाहरुख हो, लेकिन 2 दिन तक तुम्हारा पीछा करने पर मालूम हुआ तुम शाहरुख नहीं बल्कि इसके हम शक्ल हो। फिर मैंने पर्स छीनने का झूठा शोर डलवा कर तुम्हें पुलिस में फंसवाया और अब इस शर्त पर तुम्हें अपने साथ लाई हूँ कि तुम मेरे साथ निकाह करो और निकाह के फौरन बाद मुझे 3 दफा तलाक दे दो। मैं दम बखुद सारी बात सुन रहा था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि दुनिया में मेरा कोई ऐसा हम शक्ल भी होगा जो इस खूबसूरत लड़की के साथ हांगकांग की सैर करेगा। और मैं सब कुछ समझ चुका था, लेकिन मेरी अकल में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फहमी मुझे तलाक के एवज 5 लाख रुपए की पेशकश कर रही थी। ये हक महर मेरी दुनिया बदल सकता था, लेकिन क्या मुझे फहमी जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ देना चाहिए? मैंने सोचा। फिर अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कौन सी? यही कि पहले मुझे एक दफा अपनी अम्मा अब्बा से मिल लेने दो। ओह, इसने होंठ सुकेड़े। तुम चाहो तो आज ही अपने अम्मा अब्बा से मिल सकते हो। वाकई? तो फिर ठीक है, मैं निहाल हो गया। अगर ठीक है तो फिर मैं अभी फोन करके निकाह खां को बुला लेती हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा निकाह हो जाएगा और 2 मिनट बाद इसी निकाह खां की मौजूदगी में तलाक भी। फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। रकम की अदायगी भी तुम्हें फौरन हो जाएगी। मैं खटक गया। लड़की जरूरत से ज्यादा तेज दिखाई दे रही थी और एक मैं था कि जिसने अब्बा के मशवरे के बगैर कभी गुस्ल भी नहीं किया था। आखिर मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता था? और फिर मुझे ये परेशानी भी थी कि 5 लाख की रकम मैं घर कैसे ले कर जाऊंगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 5 लाख ही हैं। मेरी तो गिनती भी घर के अखराजात तक महदूद थी। मेरा तो ख्वाब भी कभी 550 से आगे नहीं गया था। हालांकि मैंने कई दफा ट्राई की थी, लेकिन जैसे ही रकम 550 से आगे जाने लगती मेरा ख्वाब फ्यूज हो जाता। सवाल ये पैदा होता था कि अगर तलाक के बाद फहमी ने मुझे 5 लाख देने से इनकार कर दिया तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता था कि वहीं फिर से धाड़े मार मार कर रोने लगता। ये ख्याल आते ही मैंने तहिया कर लिया कि मैं अब्बा के मशवरे के बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। मेरा फैसला सुनते ही फहमी का चेहरा गुस्से से नीला हो गया। इसके होंठ फड़कने लगे। मैं इसका गुस्सा भूल कर इसके होंठों में गुम हो गया। उल्लू के पट्टे, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ब्लैकमेल? नहीं, मैं तो किसी को ईमेल नहीं कर सकता। ब्लैकमेल क्या करूंगा? मेरी तो सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि पहले मुझे मेरी अम्मा अब्बा से मिलवा दिया जाए। वो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर लंबा सांस लेकर बोली, ठीक है, तुम घर जा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर 2 घंटे के अंदर अंदर तुम वापस नहीं आए तो न सिर्फ 5 लाख से हाथ धो बैठोगे, बल्कि मैं पुलिस में भी ये बयान दूंगी कि तुमने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी।
اس نے اپنے خطرناک ترین ارادے سے مجھے آگاہ کیا اور ساتھ ہی ہوا میں مکہ بھی لہرا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے جانے کی اجازت ہے۔ میں نے کلاک پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، گویا مجھے 10 بجے واپس آنا ہوگا۔ میں نے ایک چھلانگ لگائی اور دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ میں جس لباس میں ہوں وہ میرا نہیں ہے، اور اگر میں اسی لباس میں اپنے گھر گیا تو ملک صاحب کے کتے نے مجھے گلی میں ہی دبوچ لینا تھا۔ وہ تو کتا بھی اتنا ڈیل ڈول والا ہے کہ مجھے پورا یقین تھا اس کے کاٹنے پر 14 نہیں بلکہ 114 ٹیکے لگیں گے۔ میں نے فیملی سے کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا کہ وہ میرے پرانے کپڑے ڈرائیور کو دے چکی ہے۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں کپڑوں میں باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گیٹ کا چوکیدار پہلے تو یہ سمجھا کہ میں کوئی چیز چرا کر بھاگ رہا ہوں، لیکن پھر فہمی کا اشارہ دیکھ کر اس نے مجھے جانے دیا۔ میں سڑک پر پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ میں گھر پہنچ سکوں۔ میں نے بڑی شرمندگی کے عالم میں چوکیدار سے 15 روپے ادھار لیے اور چوک سے ویگن میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویگن کی ساری سواریاں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ میں نے جس قسم کا لباس پہن رکھا تھا ایسی لباس والے تو گاڑی سے کم بیٹھتے ہی نہیں۔ میں نے ویگن سے اترتے ہی تیز تیز قدم سے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف ملک صاحب کے کتے کا تھا۔ جیسے جیسے گلی قریب آتی جا رہی تھی میرا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بھاگنے کے لیے خود کو تیار کر لیا اور احتیاطاً سڑک سے 3-4 پتھر بھی اٹھا کر کوٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ محلے کے جس بندے کی نظر مجھ پر پڑ رہی تھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب ایک روز پہلے ہی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پولیس مجھے گھسیٹتی ہوئی لے کر گئی تھی، اور اب میں شاہانہ لباس میں آزادانہ پھر رہا ہوں کہ غیر لوگ اس لیے بھی حیران تھے کہ اتنی قیمتی سوٹ میں یہ عجیب و غریب گنجا کیسے گھس گیا۔ میں نے ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ گلی کے لڑکے اب مجھ پر آوازیں کسنے لگے تھے۔ لگتا ہے لنڈے میں ڈاکہ مارا ہے، لگتا ہے PIA میں جمع دار لگ گیا ہے، لگتا ہے دھوبی سے دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے کسی آواز پر کان نہ دھرے اور چپ چاپ گلی کا موڑ مڑ گیا۔ موڑ مڑتے ہی ملک صاحب کے کتے کی گھراہٹ سنائی دی اور میری پینٹ گیلی ہو گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی، لیکن کتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی ریڑھی کی یا درخت کی آڑ میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پتھر کی موجودگی کو کنفرم کیا اور احتیاطاً ایک پتھر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ سیانے کہتے ہیں اگر کتا پیچھا پڑ جائے تو آگے سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ خاموش کھڑے رہنا چاہیے۔ اس طرح سے کتا حملہ نہیں کرتا۔ لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ یہ اصول مجھے تو پتا تھا، پتہ نہیں کتے کو بھی اس کا علم تھا یا نہیں، اور میں ایسا کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کتے کی گھراہٹیں بددستور بلند ہو رہی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کسی بھی وقت حملہ کر دے گا۔ اور پھر اچانک اس کے بھونکنے کی زبردست آواز آئی اور میرے ہاتھ سے پتھر گر گیا۔ میری چیخ ابھی حلق میں ہی تھی کہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ کتا صرف بھونک سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے اور دروازہ بند ہے۔ خوشی سے میری پینٹ فوراً سوکھ گئی اور میں اس کتے کمینے کی گھراہٹوں کی پرواہ کیے بغیر خراما خراما چلتا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ خیر میرے منہ سے نکلا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی جو ابا کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا، میرا کمالہ لا کر دو۔ لا دوں گا، بس ذرا موسم ٹھیک ہو جائے، ابا نے اطمینان سے چھلی کھاتے ہوئے کہا۔ ابا کا جواب سن کر اماں کے بین میں غصہ بھی شامل ہو گیا۔ ارے میں کہتی ہوں کچھ پتہ کرو بیٹے کا، کہاں لے گئی وہ لڑکی اسے؟ تو کہاں مر گیا تھا؟ اور اس وقت اس سے پہلے کہ اماں مزید کچھ کہتی میں سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اماں گونگ رہ گئیں اور ابا اتنے زور سے اچھلا کہ چھلی ان کے ہاتھ سے اڑ کر کھرے میں جا گری۔ ککا کمالے تو؟ ابا مجھے دیکھ کر ہلکلائے۔ میرا پتر۔ اماں نے جلدی سے مجھے سینے سے لگایا۔ ابھی یہ سوٹ کس کا اتار لایا ہے؟ ابا کو سوٹ کی فکر پڑ گئی۔ ابا یہ میرا ہے، میں نے فخر سے کہا۔
जिंदगी में पहली बार अब्बा को मेरी बात पूरी सुनाई दी। वो बेयकीनी के आलम में आगे बढ़कर सूट चेक करने लगे। अबे ये तेरा कैसे हो गया? इसके बटन भी तेरे से महंगे हैं। कान ही खाए जाओगे या बेटे से पूछोगे भी कि वो कहाँ था? अम्मा ने गुस्से से कहा और अब्बा दुबक गए। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक था और बड़ी मजेदार जगह पर था। मजेदार जगह? ए बेटे क्या तुझे जामे शीरी वाले ले गए थे? अरे नहीं अम्मा, सारी बात सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अब हमारा वक्त फिरने के दिन आ गए हैं। क्या कहा? खेत भरने के दिन? अब्बा चौंके। ला हौल वला कुव्वत। अब्बा एक तो आप भी। मैंने मुंह बनाया। तू बोलता जा पुत्र, इस मनूस की परवाह न कर। इसके बारे में तो नासिर काज़मी ने कह दिया था कि अजीब मनूस अजनबी था। मुझे तो हैरान कर गया वो। मैं घर का दरवाजा बंद करके जूते उतार कर चारपाई पर बैठ गया और अम्मा अब्बा को सारी कहानी अलफ से लेकर ये तक सुना दी। वो दोनों दम बखूद बैठे सारा वाकया सुन रहे थे। दुराने किस्सा जहाँ जहाँ भी 5 लाख का जिक्र आता अब्बा एक चक्कर खा कर रह जाते। अलबत्ता अम्मा पता नहीं क्यों बुरे बुरे मुंह बनाती रही। जैसे ही मेरा बयान खत्म हुआ सबसे पहले अब्बा बोले, हलाला के लिए तुम्हें चारा बनने की कोई जरूरत नहीं। ये कड़वा घूंट मैं पीने को तैयार हूँ। अम्मा दांत पीस कर बोली, लड़की ने हलाला करना है, हरामा नहीं। चुप करके बैठे रहो। लेकिन अब्बा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर अम्मा की तरफ देखते ही नजरें झुका ली। कमाले, तुम इस लड़की को साफ इनकार कर दो। इतनी बड़ी जायदाद में से हमें सिर्फ 5 लाख क्यों दे रही है? उसे साफ साफ कह दो कि अगर वो इस तरह तुमसे शादी करके तलाक लेना चाहती है तो ये सौदा कम अज कम 20 लाख में होगा। अम्मा ने फैसला कौन लहजे में कहा। 20 लाख? मेरे हाथ के तोते और अब्बा के कानों के कव्वे उड़ गए। हाँ 20 लाख। हम कोई मामूली लोग हैं? अम्मा ने गर्दन अकड़ाई और मेरी नजर बेख्तियार सेहन में पड़ी। 2 टूटी चारपाइयों और उखड़े हुए तकियों पर जा पड़ी। वाकई हम लोग मामूली नहीं बल्कि बहुत मामूली हैं। इसके बावजूद मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि 20 लाख बहुत बड़ी रकम है, कहीं लड़की इनकार ही न कर दे। लेकिन अम्मा की एक ही रट थी कि ये काम करना है तो 20 लाख ही मांगो। अम्मा अब्बा से गुफ्तगू के दौरान मुझे वक्त का ख्याल ही न रहा। अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी और मेरे होश उड़ गए। 10 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। मैंने तेजी से चारपाई छोड़ी और उल्टे सीधे बूट पहनकर तस्मे बंद किए बगैर बाहर की तरफ भागा। अम्मा अब्बा को मैं पहले ही बता चुका था कि मुझे 2 घंटे तक लाजमी वापस पहुंचना है, वरना इस घर के हालात कभी नहीं बदलेंगे। तस्मे बंद न होने की वजह से मैं 2.25 दफा गली में गिरते गिरते बचा। यूं ही गिरते पड़ते वैगन में सवार हो गया। रास्ते में भी यही सोचता रहा कि क्या फहमी मेरी ये शर्त मान लेगी? क्या वो अम्मा के बनाए हुए जाल में फंस जाएगी? मैं जिंदगी में पहली बार फ्रॉड कर रहा था। इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने फ्रॉड न करने की कसम खा रखी थी, बल्कि इसलिए कि मुझे मौका ही पहली बार मिल रहा था और मैं इस सुनहरी मौके से हाथ नहीं धोना चाहता था। अम्मा की तो शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इन्हें लड़की से डायरेक्ट मिलवाऊं और वो खुद इसे हलाला की अहमियत से आगाह करें और खौफजदा करें कि अगर इस काम में ताखीर हो गई तो मजीद मजहबी उलझने जन्म ले सकती हैं। लेकिन मैं इस हक में नहीं था। मुझे फहमी के मिजाज का कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था और इसी बिना पर मुझे यकीन था कि वो अम्मा की इस बात का उल्टा ही असर लेगी और ऐन मुमकिन है कि मुझे इन्हीं फटे पुराने कपड़ों के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दे। वैगन स्टॉप पर रुकी तो मैं भागता हुआ फहमी के घर की तरफ लपका। जिस वक्त मैं गेट के करीब पहुंचा 10:05 हो चुके थे। मेरी सांस फूली हुई थी और टेंट पसीने से चमक रही थी। फहमी टेरेस पर खड़ी थी। मुझे आते देखकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। पठान चौकीदार भी मुझे देखते ही खिल उठा। मैंने अंदर जाते ही फहमी से 15 रुपए लिए और लाकर चौकीदार के हाथ पर रख दिए। खुदा ये क्या है? खान साहब ये वो पैसे हैं जो मैं 2 घंटे पहले आपसे उधार ले गया था। खान के चेहरे पर प्यार उमड़ आया। इसने 15 रुपए वापस मेरी जेब में डाले और मेरे गाल पर एक चुटकी लेते हुए बोला, खोचा कैसे दिल दुखाने वाली बातें करती है। ये पैसे तुम एडवांस रख लो। एडवांस? क्या मतलब? मैंने तुम्हें वॉशिंग मशीन बेची है? खान की आंखों में खुमार उतर आया।
इसने एक भरपूर अंगड़ाई ली और मूंछों को ताव देते हुए बोला, ओ खोचा, तुम तो नाराज होती है, ऐसा ना करो। तुम तो हमारी रूह है। मैं तुम्हारी रूह नहीं, बदरूह हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। खान बेचारगी से मुझे देखने लगा। मैंने इस पर 1000 लानत भेजी और वापस कमरे में आ गया। फहमी खामोशी से एक कुर्सी पर बैठी थी। असूली तौर पर तो मुझे बात शुरू करना चाहिए थी, लेकिन मेरा हाल खुश्क हो रहा था। मैंने फहमी की तरफ देखा। वो भी शायद मेरी कैफियत समझ गई थी। इसने खुद उठने की बजाय फ्रिज की तरफ इशारा किया। मैंने निहायत सादतमंदी से उठकर फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। अंदर बेशुमार पेप्सियां मुझे खुश आमदेद कह रही थीं। मैंने डरते डरते एक पेप्सी निकाली और खोलकर एक घूंट भरा। उफ खुदाया, अब्बा ठीक ही कहते थे। मैंने पहली मर्तबा खालिस पेप्सी का घूंट भरा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगा। हमारे मोहल्ले में तो 1.5 रुपए वाली नीले रंग की गोली वाली पेप्सी मिलती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। फहमी निहायत संजीदगी से मेरी तरफ देख रही थी। बोलो, तैयार हो? इसने सपाट लहजे में पूछा। मैंने सारी हिम्मत जमा करके और निहायत हौसले से कहा, नहीं।